नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। पशु परिचर की भर्ती इस वक्त राजस्थान में चर्चा में है और इसलिए है क्योंकि इसमें हो गया था सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन। दिसंबर 2024 में अलग अलग 6 शिफ्टों में ये जो एग्ज़ाम है वो हुआ था और उसके बाद जब रिजल्ट आया अप्रैल के अंदर तो अभ्यर्थी है वो विफर पड़े हैं। सबको जो है एक गम है कि नॉर्मलाइजेशन आखिर क्यों हो रहा है, लेकिन इस बात को लेकर के जब रोष फूटा तो अभी जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको घेरे जाने की तैयारी है वो की जा रही है। घेरेगा कौन? वही युवा, और युवाओं के साथ होने चाहिए उन्हीं के नेता। तो हमारे साथ इस वक्त है युवा नेता मनोज मीणा, जो कि एक्टिव नज़र आते हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो या फिर युवाओं के हकों की बात हो या फिर जो भी जो है राजनीति से लेकर के संघर्ष तक सड़कों पर युवाओं के साथ नजर आते हैं। और ऐसे में और इस भर्ती परीक्षा को लेकर के जो युवा बोर्ड का घेराव करने जा रही है उस पर इनकी अहम भूमिका है। लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया पर जब से रिजल्ट है उसके बाद कहते नजर आ रहे हैं कि हम घेराव कर रहे हैं। और ऐसे में कल जो है बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने भी कहा है कि युवा घेराव कर रहे हैं तो ठीक है वो कर ले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उस दिन मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, तो तमाम जो बात है वो करेंगे। क्या कुछ जो है आपकी तैयारी घेराव को लेकर के हो चुकी है कि बोर्ड का घेराव करोगे, सोच लिया है? देखो, ऐसा है, घेराव करने का किसी को शौक नहीं होता, ना बच्चों को होता है ना हमें होता है। लेकिन जो पशु परिचर भर्ती में बच्चों के साथ में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो धोखा हुआ है, बहुत बड़ा ये एक स्कैम है। ये पेपर लीक के जैसे ही फर्जीवाड़ा है, पेपर लीक का फर्जीवाड़ा दिखाई देता है, बस ये दिखाई नहीं देता। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन नाम रख रखा है इन्होंने, वैसे इसका नाम नॉर्मल है, बाकी इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और जैसे ही इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया तो आप देखिएगा कि 4 शिफ्ट में बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, यानी पूरे 50 बच्चे उनका चयन हुआ है और जो 6 शिफ्ट के बच्चे थे वहाँ ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो बच्चे जब दुखी है, जब बच्चे पीड़ित है, जब बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो उन्हें मजबूरन आकर धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। और इसी के चलते कल सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड का 11 बजे घेराव किया जाएगा और बड़ी संख्या में किया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बड़ी गलती है जिसने बेरोजगार युवाओं को मारने का काम किया है। और आप इसको ऐसे समझिए कि ये नॉर्मलाइजेशन को पहली बार नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन एसआई में भी हुआ, पटवारी में भी हुआ, सीईटी में भी हुआ। नॉर्मलाइजेशन लंबे समय से होता आ रहा है और मैं आज से नहीं, बहुत पहले से मांग उठा रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया न्यायपूर्ण नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि कोई सरकारें और सिस्टम बदलना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, और अब इस भर्ती में बड़े लेवल पर युवाओं के साथ धोखा हुआ है। अब हम मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को हमेशा के लिए बंद किया जाए और पशु परिचर भर्ती के परिणाम को दोबारा रिवाइज किया जाए, जिससे छात्रों के साथ में न्याय हो सके। लेकिन साहब, ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, जो तानाशाही में रवैये पे काम कर रहे हैं, जो बच्चों को सुनना नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं ट्वीट करके कि लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन ज़्यादा मजबूत नहीं है, तर्क मजबूत है। तो मैंने उनसे कल भी कहा ट्वीट के माध्यम से भी कि देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों का योगदान रहा है, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, तमाम स्वतंत्र सेनानियों ने योगदान दिया तो हमें आज़ादी मिली। आपको क्या लगता है कि हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों को तर्क नहीं दिए होंगे? कहाँ होगा उन्होंने भी कि हमारा देश गरीब है, हमारे लोग अनपढ़ है, कमजोर है? क्या मानते कि वो अंग्रेजों का शासन था? क्या अभी देश का अंग्रेजी शासन है? लेकिन ऐसा है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों वाली सोच है ना आज भी रह गई। और अंग्रेजों वाली सोच जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना, जो तानाशाही करते थे, अब इनके आगे भी क्या मेजर जनरल तो लगा ही हुआ है, तो वही तानाशाही वाले गुण इनमें है। तो ये देखो कि जब इनको पता था कि बच्चे आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मेरे को आउट ऑफ स्टेशन में रहूँगा, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो ये दिखाता है कि बच्चों का डर कितना है। ये जानते हैं कि हम पे गलती हो गई और अब गलती से भाग रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन बच्चे कर सकते हैं घेराव, अब तो उनको करना है तो अपनी मांगों को लेकर, उनका ये कहना है। देखो, ऐसा है, जब आप सही हो तो घेराव कोई क्यों करेगा? ये बात तो सही है ना। और चेयरमैन साहब इस बात को जानते हैं कि हम पे गलती हुई है और इतनी बड़ी गलती हुई है कि लाखों बच्चों के साथ में अन्याय हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं कैसे बच्चों को फेस करूँगा। तो ये तो ऐसा है कि अच्छी अच्छी बातें करना सबको आता है, मैं भी कर लूँगा, आप भी कर लोगे, और भी लोग कर लेंगे। लेकिन अच्छी बातों से काम नहीं चलता, अच्छे कामों से काम होते हैं, आपकी अच्छी नीयत से काम होते हैं। आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो कल देखते हैं दिक्कत
होती है कि नहीं होती हैं, कल प्रशासन को बुलाते कि नहीं बुलाते। क्या लगता है आपका कितना बड़ा जो मोर्चा है कल आने वाला है, कितनी पकड़ है कल दिख जाएंगी, क्योंकि मनोज मीणा जो है पूरा इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। देखो ऐसा है, राजस्थान के कोने कोने से युवा आएंगे और मुझे उम्मीद है युवा अपने हकों के लिए आएंगे। ये लड़ाई कोई मनोज मीणा की नहीं है, ये लड़ाई बेरोजगार युवाओं की है। बस मैं तो उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनको मजबूती देने का काम करता हूँ, उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने का काम करता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि युवा अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कल बड़ी संख्या में पहुँचेंगे और आपको भी दिखाई पड़ेंगे। और मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आप भी पहुँचिएगा और युवाओं की आवाज़ को मजबूती सरकार तक पहुँचाने का काम करिएगा। और जब तक सरकार सुनेगी नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड इस बात पे सहमत नहीं होगा कि हम पशु परिचर भर्ती का परिणाम रिवाइज करेंगे और नॉर्मलाइजेशन को हम बंद करेंगे, जब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अभी तो ये चिंगारी है, कल आपको ये चिंगारी आग के रूप में दिखाई देगी। और इस आंदोलन की गूंज राजस्थान ही नहीं पूरे भारत आउट ऑफ स्टेशन कहीं चले जाए, लेकिन उनके कानों में कल जो बच्चों की जो गूंज है, जो नारों की जो गूंज है, बच्चों की जो संख्या वाले है, वो उन्हें सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा और उन्हें महसूस भी होगा कि बच्चों की गर्मी क्या होती है। और जब बच्चों के साथ अन्याय होता है तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। देखो युवा तो सत्ता बदल सकते हैं, युवाओं ने बांग्लादेश में तख्ता बदल दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि आप कह रहे हो कि युवा शक्ति जो है कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है साहब। युवाओं ने बड़ी बड़ी ताकतों को घुटनों के बल ला दिया। या तो कर्मचारी चयन बोर्ड है, सरकार है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छा, तो फिर युवा जो है एसआई भर्ती में भी कुछ ऐसा करे ना, क्योंकि जो मामला इस तरह से उलझा पड़ा है, आप भी देख रहे होंगे, हम सब लोग देख रहे हैं कि जो सेलेक्ट हो गया है, जो ईमानदारी से है वो वहीं पड़े हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा और नित नए नए अभी निकल रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से एसओजी अभी और लोगों को पकड़ रही है? देखो ऐसा है, आपकी बात सही है। और उसमें क्या है कि मामला कोर्ट में अटका हुआ है, 2 तारीख को सुनवाई है, सरकार को अंतिम समय दिया हुआ है। मेरा इंतजार 2 मई को है। 2 मई को जब तारीख की सुनवाई होगी, उसके बाद में अगर कोर्ट से फैसला नहीं होता है तो उसको लेकर भी फिर से आने वाले दिनों में सड़कों पे निकलकर वो भी लड़ाई लड़ेंगे और उस भर्ती को रद्द कराने का काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा एक पश्चिम बंगाल में भर्ती हुई थी शिक्षकों की, उसमें बड़ा घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और 4 नियम बना दिए कि इस नियम के आधार पर आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, नई भर्ती आयोजित कराई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब इस बात को मान रहे हैं कि पेपर स्कैम को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हम निर्णय करेंगे और मुझे उम्मीद है 2 मई को माननीय न्यायालय से कि युवाओं के हित में निर्णय आएगा। और अगर निर्णय युवाओं के हित में नहीं आएगा तो हम सरकार को बताएंगे फिर युवाओं की ताकत क्या है। अगर सरकार अगर नहीं मानेगी तो फिर से आंदोलन करेंगे। देखो सरकार क्या करती है कि गिरफ्तार करती है, जेल में डालती है। अब मनोज मीणा जेल में जाने से डरता नहीं है। आप कितनी बार मुझे जेल भेजोगे, मुझे फांसी लगवा दीजिएगा। और क्या कर सकते हो, भजन लाल जी जो कर सकते हैं वो करिए, उनको अधिकार है, वो मुख्यमंत्री है राजस्थान के। लेकिन मेरे पे जो बनेगा युवाओं के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, अन्याय के खिलाफ जो भी मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो मैं लड़ूंगा। चाहे सरकार अपनी पूरी ताकत लगाएं, चाहे सरकार अपने लेवल पे कुछ भी करें, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो हमारी कल की लड़ाई को हमें मजबूत करना है और कल पे हमें ध्यान देना है और कल के आंदोलन को सफल बना के और राजस्थान के इतिहास में से दर्ज कराना है। और भजन लाल जी को एहसास कराना है कि राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा तो आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे, ना आपकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी, ना आपकी सरकार सुरक्षित रहेगी। अच्छा ठीक है मनोज, आप बोल रहे हो कि युवाओं में इतनी शक्ति होती है, और अगर बात करें सरकार की तो सरकार में एक ऐसे मंत्री है जो कि खुद को भले ही नहीं मान रहे, किरोड़ी लाल मीणा ऐसे हैं कि युवा आप लोग भी सब उनको है कि बाबा उनसे एक आस लगाए बैठते हैं। क्या लगता है इस पूरे मैटर में भी आप उनका साथ ले सकते हैं? क्योंकि युवा लेते हुए आए, याद हो आपको टंकी पर चढ़ गए थे 2 युवा, उनको नीचे उतारने का काम किरोड़ी लाल मीणा गए, तभी वो 2 दिन बाद नीचे उतरे थे। तो क्या लगता है उधर आप उनको कहीं ना कहीं अपना जो है आइडल भी मानते हैं, आपने बताया कि हाँ, तो क्या बाबा का सहयोग युवा ले सकते हैं? देखो ऐसा है, बाबा ने हमेशा युवाओं का साथ दिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और उनकी सोच भी ऐसी है कि युवाओं की मदद करी जाए। और लंबे समय से बड़ी लंबी लड़ाइयाँ उन्होंने युवाओं के लिए लड़ी है, आपने भी देखी है और हमने भी देखी है। लेकिन क्या है कि वो सरकार के एक अंग है और उनकी मर्यादा है, उनकी मजबूरियाँ हैं कि हर समय सड़क पर नहीं बैठ सकते। अब मनोज मीणा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, मेरी तो कोई सरकार नहीं है ना, मैं तो कोई मंत्री आप तो बैठ सकते हैं। हाँ, तो मैं तो मेरी लड़ाई जहाँ चाहे
लड़ सकता हूँ, चाहे सड़क हो, चाहे टंकी हो, चाहे कहीं भी हो। तो मैं तो मेरी आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब युवाओं पे अगर गाज गिरेगी, सरकार युवाओं के साथ अन्याय करेगी, तो किरोड़ी लाल जी का मन तो ऐसा है कि वो खिंचे चले आएंगे युवाओं के बीच में और युवाओं की मदद करेंगे, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि अन्याय होते ना तो वो देख पाते हैं ना हम देख पाते भरोसा है हैं। मन। हाँ बिल्कुल, हम पे भरोसा है, हमें उनके ऊपर कि अगर कोई बात ऐसी होगी तो किरोड़ी लाल जी भी हमारे साथ खड़े होंगे, हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे साथ खड़े होंगे, सचिन पायलट भी हमारे साथ खड़े होंगे। और ये सभी युवा हितैषी हैं और ये सभी युवाओं के लिए काम करते हैं और मेरा मानना है सभी युवाओं का साथ देंगे, इसमें क्या है। देखिए, आपने हनुमान बेनीवाल की बात करी, वो भी ऐसा ही भर्ती को लेकर के बहुत बार बोलते हैं, काफ़ी बार उन्होंने कहा भी है कि जो है इस भर्ती को वो रद्द करने के सपोर्ट में कि होनी चाहिए। हाँ देखो ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी, मैंने कहा ना कि एक गरीब किसान के दुख को समझते हैं कि कैसे बच्चे तैयारी करते हैं फिर पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस बात को वो जानते हैं अच्छे से, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार या तो इस भर्ती को रद्द कर दे, नहीं मैं सड़कों पर निकलूंगा। और उनसे हमारी बात हो रही है, हम उनके संपर्क में भी हैं, मैंने उनसे कहा भी है कि आपके हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं, आप सड़कों पे आइए और साथ मिलके पूरी ताकत से लड़ेंगे और युवाओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी की जो कार्यशैली है उससे सब वाकिफ हैं, कहीं भी अन्याय होगा तो वो आदमी घर से निकल के उनके साथ खड़ा हो जाएगा और शुरू से ही उनका कार्यशैली ऐसी रही है और जिसको लोग पसंद भी करते हैं, युवा भी पसंद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसा ही भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल जी एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम उनके साथ खड़े मिलेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें मजबूत करेंगे और मजबूती से युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उस आदमी के सीने में युवाओं के लिए बहुत दर्द है, बहुत हमदर्दी है। बात जो पशु परिचर की कर रहे थे, उसमें कुछ जो है स्टूडेंट्स उनका कहना है कि जैसे कि 1 से 4 शिफ्ट वाले, उनका ज़्यादा दुख है कि हमारे जो है नंबर 10 काट दिए गए, 20 काट दिए, और जो जिसका 6 शिफ्ट में हुआ था उनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। मतलब क्या किस तरह से हुआ ये? देखो ऐसा है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि 100 नंबर का पेपर हुआ, एक बच्चे के 80 नंबर आ रहे हैं, एक के 50 नंबर आ रहे हैं। अब जिसके 80 नंबर आ रहे हैं उसने तो कहा नहीं कि मेरा पहले शिफ्ट में कराओ, ठीक है, और जिसके 50 नंबर आ रहे हैं पता नहीं उसका कैसे उस शिफ्ट में हुआ है। अब भाई ये कह रहे कि इसका पेपर हार्ड था, उनका पेपर इजी था, तो 50 वाले का सिलेक्शन तो हो रहा है, 80 वाले का नहीं हो रहा। तो ये बड़ा इनजस्टिस नहीं लगता कि जो मेहनत नंबर है जो 30 नंबर का गैप होने के बावजूद भी वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, और जो 50 नंबर लाके उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं। और आप ये बताइए, ये बच्चों ने तो नहीं कहा हमारी 4 शिफ्ट में कराइए, ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने तय करा ना, तो उनके साथ अन्याय क्यों और उनको फ़ायदा क्यों? तो ये तो सीधा सीधा अन्याय हो गया ना। आप न्याय की बात करिए, आप तो एक कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे हो, तो आपको तो सब बच्चों को एक दृष्टि से देखना है, समानता से देखना है। उन बच्चों का क्या कसूर है साहब, उनकी तैयारी एक जैसी थी, यानी पूरे 53 बच्चे सेलेक्ट हुए 4 शिफ्ट से, और कहाँ 2400 बच्चे सेलेक्ट हो गए 6 शिफ्ट से। तो ये अंतर भी थोड़ा बहुत हो, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर या 25-25 नंबर का अंतर आ रहा है, तो इतना अंतर नहीं चलता, थोड़ा बहुत चलता है। तो ये एक बड़ा अन्याय है और ऐसा अन्याय है जो युवाओं के साथ में नहीं होना चाहिए, और पहले कई भर्तियों में हो चुका है, चाहे भर्ती आरपीएससी की हो चाहे आरएमएसएसबी की हो। अब ये अन्याय बंद होना चाहिए। युवा कब तक नॉर्मलाइजेशन को झेलते रहेंगे? और क्या पता, जैसे मान लो किसी के 50 नंबर आ रहे हैं 6 शिफ्ट में, ठीक है, अब वो कौन है, किससे उसके संपर्क है, वो बोर्ड के संपर्क में है, एक बड़े नेताओं के संपर्क में है, और आसानी से 50 से उसके सीधे 80 हो गए। ये जो मतलब हो गया ना ये तो फिर ये बात है कि क्या लगता है कि उनका कोई संपर्क है जिस वजह से इतना हो रहा है? क्या पता कि किन लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, वो किसके चहेते हैं, क्या पता बोर्ड के अपने लोग हों। लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि भाई मेरे तो कोई रिश्तेदार नहीं है, वो ना ऐसा कुछ है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उनके इतने। अब सब वैसा है, देखो वो तो रिश्तेदार है कि नहीं, वो तो हमको क्या पता। अब हमने तो उनके रिश्तेदारों की लिस्ट देखी नहीं है कि कौन कौन रिश्तेदार है उनके, ये उन्होंने कभी सार्वजनिक क्यों नहीं करी, ये मेरे रिश्तेदार है। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। कितने रिश्तेदार को खोज के निकालो, कौन खोज के निकालेगा, और किसको पता रिश्तेदार, आपको क्या पता मेरे रिश्तेदार कौन कौन है, क्या पता नहीं है। तो किसी के रिश्तेदारों किसी को नहीं पता, तो हमें क्या पता रिश्तेदार कौन होते हैं कौन नहीं होते। और सब रिश्तेदार तो बन जाते हैं। रामू राय का के रिश्तेदार पता नहीं कौन कौन थे, लेकिन उनके बहुत सारे रिश्तेदार बन गए ना। रामू राय का जेल चले गए, तो रिश्तेदारों को पता थोड़ी लगता है, रिश्तेदार तो आ जाते हैं अट्टे चिल्ले के काम कराने। तो देखो ऐसा है, रिश्तेदारों वाली बात तो उन्होंने बोली है, लेकिन मेरा मानना है जब उनके अपने नहीं हैं तो उन पर इतने मेहरबान क्यों हैं, इतने मेहरबान क्यों हैं कि आप कहते हो कि मेरी भावना 4 शिफ्ट के बच्चों के साथ है,
सब आपकी भावना उनके साथ है, तो उनके साथ अन्याय क्यों किया आपने? आपने धोखा क्यों किया? आपने उनके साथ में कुठाराघात क्यों किया? क्यों उनका दर्द को नहीं समझा आपने? वो बच्चे तैयारी कर रहे थे साल भर से, और आपने सीधा ही उन्हें योग्य नहीं माना। जैसे इनको सैलरी मिलती है मान लो 1.5 लाख, और जो होम गार्ड होंगे उनको मिलती होगी 30,000, तो क्या इनकी सैलरी का कर दें नॉर्मलाइजेशन? भाई उनकी बढ़ा देते हैं और इनकी कम कर लेते हैं, तो इन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? ये कहेंगे मैं तो योग्य हूँ, मेरे तो पोस्ट मेजर जनरल की है, वो तो होम गार्ड है, वो तो मैं तो। अब ये भी क्या कह रहे हैं कि भाई जिन बच्चों की किस्मत है, जिनका 6 में आ गया, भाई किस्मत क्या होती है? यानी कि फिर वही है कि जो एग्जाम तो दिया किस्मत से ही होना है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? आलोक राज जी इतनी बड़ी सीट पे बैठ के अगर किस्मत के हवाले भर्तियां कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? बजरंग बली वाला भी कुछ दिन हुआ था कि सपने में पवन पुत्र। अब उनके सपने में तो देखो, अब चेयरमैन है, कोई भी आ जाए, बड़े आदमी है तो आ जाते हैं भगवान भी। अब हमारे सपने में तो कौन आए? तो अभी कह रहे थे कि बजरंग बली भी सपने में आए थे, तो हो सकता है आए होंगे, जो भी है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, और एक पारदर्शिता बनानी चाहिए, और एक समानता का व्यवहार सब बच्चों के साथ में करना चाहिए, और इस पशु परिचर भर्ती के परिणाम को रिवाइज करें और पूरा परिणाम को फिर से जारी किया जाए। उन बच्चों के साथ में न्याय किया जाए जिनके साथ में अन्याय हुआ है। और नहीं तो देखो ये है ना, अभी जो चिंगारी है कल आपको आग के रूप में दिखाई देगी। जब तक इस पर कोई समझौता नहीं होगा, जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, राजस्थान के युवा बैठे रहेंगे बोर्ड में। अब क्या करिएगा? फांसी लगा दीजिएगा। हम लड़ेंगे पूरी हमारी लड़ाई, बाकी तो देखते हैं। आर पार की लड़ाई है, रुकने वाले नहीं। हाँ बिल्कुल, आर पार की लड़ाई है जी बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन की यह प्रक्रिया एग्ज़ाम के अंदर की गई है, तो वही जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तो विद्यार्थियों का जो दर्द है इस तरह से छलक रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बोर्ड के घेराव में जो विद्यार्थी किस तरह से अपनी दास्तान है वो सुनाने वाले हैं। क्योंकि हुआ तो बुरा ही है कि जो है वही बात है कि 80 नंबर लेने वाला पास नहीं हो रहा है, 50 लाने वाला जिसका 6th शिफ्ट में हुआ तो वो पास हो रहा है। यानी कि जो है अन्याय की ये लड़ाई है, और इसके अन्याय के विरुद्ध में जो है युवा किस तरह से अपना दमखम दिखाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे है दीपेंद्र, मैं ममता, जुड़े रहिए द खटक से। शुक्रिया।